नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। एक नया दिन, एक नई सुबह, और हर दिन हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस प्लस पीआईबी का एनालिसिस, है ना। तो आज क्या डेट है? आज डेट है 18th ऑफ जून 2026। अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो उसे मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे, जो कि थोड़ी सी है भी, तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 की स्पीड पर कर ले, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को देख लेना। इस क्लास में हम क्या करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का और द पीआईबी पीआईबी में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सिर्फ उन्हें देखते हैं। जैसे आज 6 आर्टिकल उसमें इंपॉर्टेंट थे, तो वो 6 के 6 आर्टिकल्स आज हम देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो कुछ नहीं करना, आपको कमेंट करना है एंड मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो आज द हिंदू के आपको यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम कवर करेंगे। एंड कल के दिन क्योंकि आपको पता है पूरे दिन पीआईबी पे आर्टिकल्स आते हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि लाइक आज 18th है, तो 17th में जो पीआईबी में जितने भी आर्टिकल्स आए हैं वो सारे आर्टिकल्स कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है द हिंदू का एनालिसिस वो आज का ही रहेगा, बट पीआईबी का जो है वो एक दिन पहले का रहेगा, ओके। लास्ट में आपको क्या होगा, लास्ट में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे टू सॉल्व इट, है ना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का हो, पीसीएस का हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, सबके लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। जो भी पीसीएस एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आंसर राइटिंग सेशंस के लिए क्या करता हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। मैंने आज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया, अब आज ही रात को मैं क्या करूंगा उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। कहाँ पर दूंगा? इस चैनल पे दूंगा, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग का चैनल है, यहाँ पे दूंगा। ज्वाइन के ऑप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 119 पर मंथ है, बहुत ही कम रेट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एक करके पहले सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं कि एक्चुअल में मतलब कि ओवरव्यू कर लेते हैं इनका कि ओवरव्यू क्या है, क्या इस आर्टिकल में बात करेंगे, क्या चीजें हम देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डीप में समझेंगे। अब देखो पहला जो आर्टिकल है उसमें क्या हुआ। अभी आपको पता है कि मोदी जी जो है वो फ्रांस गए थे, ठीक है। वहां पर आपको देखने को मिला कि हमने एआई से रिलेटेड क्या किया, एआई से रिलेटेड जितनी भी अपनी इनोवेशंस हैं वो जाकर अपनी जिसे हम कहते हैं कि वहां पर जाके सारी इनोवेशंस के बारे में बताया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो कि हमें मतलब कि बाहर की जो कंट्रीज है वो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहे, हमारी जो बाहर की कंट्रीज हैं वो हमारे साथ आकर इस इनोवेशन का पार्ट बने, हमारे देश में एफडीआई आए इनोवेशन से रिलेटेड। तो इस वजह से क्या है कि उसी के अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कि कैसे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इनोवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है कि इस बात को समझना, आपने बहुत सारे डेटा देखे हमने प्रीवियस डेज में कवर करे थे, जैसे उसमें से एक था NFHS 6 का सर्वे, है ना। हमने देखा इतने सारे डेटा आ रहे हैं, इतना सब कुछ आ रहा है, बट द क्वेश्चन इज दिस कि क्या उससे रिलेटेड कोई पॉलिसीज बन रही है, या पहले जो ऐसे डेटा आए हैं उससे रिलेटेड क्या पॉलिसी बनी है, क्या पॉलिटिकल विल है उन नेगेटिविटीज पर, या फिर जो हमें नेगेटिव दिख रहे हैं उस रिपोर्ट में उन पर काम करने के लिए क्या कोई पॉलिटिकल विल है। उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। फिर क्या है, आंध्र प्रदेश ने अभी देखो, ये न्यूज क्यों है, ये न्यूज आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए है कि क्यों जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जा रहे किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा करे जाए, ये तो बस एक एग्जांपल है। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्या वो एक्चुअल में हैंड इन हैंड चल रहे हैं रियल सिचुएशंस के साथ, उसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसे हम देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे आरबीआई। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि आरबीआई का जो सरप्लस था ना, जो उसने ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो था 2.47 लाख करोड़, ठीक है। और ये आज तक का हाईएस्ट है, रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। तो वहीं पर इसकी बात करी जा रही है कि क्या ये एक्चुअल में रोल है आरबीआई का, या फिर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो मतलब रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बीच में रिलेशन जो है एक्चुअल में जो अलग अलग होने चाहिए थे वो रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अराउंड ही पूरा का पूरा आर्टिकल है, वी विल सी क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद पीआईबी के 6 आर्टिकल्स हैं, इसमें से 4 आर्टिकल जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और 2 आर्टिकल्स हैं उसकी बस हेडलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसे देखेंगे।
चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं। देखो, ये जो लेक्चर्स है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। हर दिन हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, हर एक सेक्टर को लेके, हर एक सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। इससे आपको आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कोई करंट अफेयर्स के टॉपिक आते हैं, जैसे आज आरबीआई का है कि आरबीआई के कमाने के सोर्सेज क्या हैं, हम ये देखेंगे। ये आपका स्टैटिक का पोर्शन है, ठीक है, जो आपको किस में हेल्प करेगा, आपके प्रीलिम्स में या जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे भी देख लेंगे। तो ऐसे जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे होते हैं जो आपके स्टैटिक के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसे देख लेते हैं। जो भी कंटेंट रहेगा स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, उससे बाहर में नहीं जाने वाला। अगर मुझे लगता है कुछ आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है प्रीलिम्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, देन ओनली आई विल कवर इट, नहीं तो मैं उसे कवर नहीं करता हूँ। प्लस एमसीक्यूज आंसर राइटिंग, उसके बारे में हमने बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला जो है हमारा, मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है कि भारत इनोवेट्स 2026 में, जैसे मैंने आपको बताया मोदी जी जो है वो फ्रांस गए हैं, वहां पर भारत इनोवेट्स 2026 हो रही है। फ्रांस के अंदर भी क्या हो रही है, एक जगह है नीस, स्पेलिंग उसकी ये है पर प्रोनाउंसिएशन उसकी है नीस। तो ये हो रही है, वहां पे हम क्यों गए हैं, हम अपने वहां पे टैलेंट को शो कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या इनोवेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मिले, ग्लोबल रिकॉग्निशन बने, मिले सॉरी। और क्या हो, बाहर से जो कंट्रीज हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करने हैं, एफडीआई बढ़े, कोलैबोरेशन बढ़े दूसरे देशों के साथ, हम क्या है उनकी एआई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। इन सारी चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके का ये भारत इनोवेट्स 2026 हो रहा है, ठीक है। ये बोला गया कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, देर इज नो डाउट कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, एंड हम फुली केपेबल हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इनोवेशन कर पाए। बट द थिंग इज कि हमारे पास एक्चुअली क्या है ना, कि फंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें वर्क करना है, लाइक हेल्थ केयर हो गया, डिफेंस हो गया, और भी है ना, आपको पता है, ठीक है। तो उन सेक्टर्स में हमें क्योंकि काम करना है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको पता है कि अगर एआई में हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें सेमीकंडक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऐसे प्रोफेशनल्स पर काम करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो अभी हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। बट ये सारी चीजें जो एक्सपेंसिव है, इसे आसान किया जा सकता है एफडीआई के द्वारा, ठीक है। इसे आसान किया जा सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा, इसे आसान किया जा सकता है हमारे, जैसे हम कहते हैं, कोलैबोरेशन के द्वारा, है ना। तो यही बोला गया अभी, इस पूरे के पूरा आर्टिकल का यही एसेंस है कि हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो यही बोला गया कि अभी क्या है ना, कि हमें क्या है कि हम, हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स है वो बिल्कुल ग्लोबली compete कर सकते हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। जैसे कि आप देखोगे कि एंथ्रोपिक की जो एडवांस एआई मॉडल्स है, जैसे अभी हमने माइथॉस के बारे में प्रीवियस डेज में कुछ एक मतलब कि आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ये इतना केपेबल है कि हमारी जो ओल्डर, जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स है, उन्हें इजीली हैक कर सकता है विद इन आवर्स, ठीक है। तो अब क्या है कि क्योंकि ये माइथॉस किसका है, ये यूएस का है एक्चुअली, वहां की एक कंपनी है एंथ्रोपिक, उसका है। तो इन्होंने क्या बोला है, जितने भी नॉन अमेरिकन है ना, वो इसका यूज नहीं कर सकते। अब ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को रोकता है, और जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रुकेगा तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो यही बोला गया है, क्योंकि अभी क्या है ना, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मैसिव इंडस्ट्रीज को लॉन्च करना, या फिर ये समझो कि सेमीकंडक्टर्स को ग्रैब करना, उसकी सप्लाई चेन को ग्रैब करना, ये अभी हमारे लिए इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है, ठीक है। हम इसकी तरफ अगर सोचें तो हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यही बोला गया है कि अगर हमें अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को थ्राइव करवाना है, हमें इसे बूस्ट करना है, हमें इसे स्ट्रेंथन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो की एरियाज पे वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल टैक्स पॉलिसीज लानी पड़ेगी, कि अगर कोई भी इन सेक्टर्स में काम कर रहा है, इन सेक्टर्स में मतलब सोच लो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो हमें कुछ टैक्स एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इंक्यूबेशन प्रोवाइड करोगे, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, आप देखोगे जब भी बच्चा छोटा होता है तो क्या किया जाता है, उसको बड़े प्यार से पाला जाता है कि आजा, वो गिरेगा भी तो उसको बार बार उठा लिया जाएगा, है ना। वो अगर कुछ गलत भी करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, अरे मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, क्या हो गया। ऐसे ही हमें अपने स्टार्टअप्स के साथ करना पड़ेगा, जो एमएसएमईज हैं, जो इनोवेशन सेक्टर में काम कर रही है, उनके साथ करना पड़ेगा।
उनको थोड़ी सी टैक्स एग्जेम्पशंस देनी पड़ेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तभी क्या होगा, तभी वो आगे जैसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रेंथन हो पाएंगे, वो इकोसिस्टम बूस्ट हो पाएगा, है ना। अब क्या है, साथ ही साथ हमें वेंचर कैपिटल एनवायरनमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। वेंचर कैपिटल क्या होता है एक्चुअली? वेंचर कैपिटल होता है लाइक मैं आज एक स्टार्टअप खोलता हूँ, ठीक है। वो इनोवेशन से रिलेटेड है, मुझे पता है मैं एक न्यू मार्केट को ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है, समझो मेरे पास 1 करोड़ रुपए, पर मेरे को चाहिए 10 करोड़ रुपए। तो ये 9 करोड़ का गैप मैं कहाँ से पूरा करूंगा? ये जो मेरे पास गैप देखने को मिल रहा है मुझे, ये गैप कहाँ से पूरा करूंगा? तो आते हैं फिर यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट। वो कहते हैं अच्छा, आपका आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप तो एक नई मार्केट क्रैप करने वाले हो, आप तो बहुत प्रॉफिट करके दोगे। तो ये वेंचर कैपिटल बोलेंगे कि इतना इतना परसेंट हमारा है, बट और हम क्या करेंगे, हम आपके ये 9 करोड़ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि मेरे पास जो ये प्रॉब्लम थी 9 करोड़ की, जो फंडिंग प्रॉब्लम थी, ये पूरी हो गई। कैसे? वेंचर कैपिटलिस्ट की वजह से, वेंचर कैपिटल्स की वजह से, ठीक है। तो हमें वेंचर कैपिटल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ताकि बाहर की कंट्रीज आके यहाँ पर एटलीस्ट इन्वेस्ट कर सके उन आइडियाज में, उन इनोवेशंस में, जो कि मतलब कि हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज कि हमें क्या करना पड़ेगा, वही ये वेंचर कैपिटल एनवायरनमेंट को बूस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ना ये जो पावरफुल बिजनेसमैन है, ये न्यू इनोवेटर्स को क्राउड आउट ना कर दें कि भाई साहब आप निकलिए, क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है नहीं। मतलब कि उनके लिए वो इतना वायबल ही नहीं रहने देंगे इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? ये बिजनेस इकोसिस्टम, कि वो वहां पे ग्रो भी कर सके। तो जब आदमी ग्रो नहीं कर पाएगा, मैं भी कोई काम करूंगा तो प्रॉफिट के लिए करूंगा, अगर मैं प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब साथ ही साथ ये सबसे बेस्ट लाइन लगी मुझे लास्ट की, कैपिटल तो चलो आपने पूरा कर दिया, अरे भाई टैलेंट भी तो इंडिया में रोकना पड़ेगा। आप इस बात को समझो, मैं आज, समझ लो, मैं आज महीने के 10 करोड़ कमा रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि मैं जिस भी कंट्री में रह रहा हूँ, ठीक है, उस कंट्री को तो मैं बहुत सारा टैक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ तो मैं टैक्स भी कितना दे रहा हूँ महीने का, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टेट मुझे अब प्रोवाइड करे। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को एयर क्वालिटी बहुत बेहतर मिले, मुझे वाटर क्वालिटी बहुत बेहतर मिले। मेरा जो ट्रांसपोर्ट है, मेरा आज मन नहीं है कि मैं अपनी मर्सिडीज से जाऊं, मेरा मन है कि आज तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करूं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा मतलब कि बढ़िया होना चाहिए कि मैं अपनी मर्सिडीज से जाऊं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा बसेस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, कि वहां पर क्राउडिंग ना हो, ठीक है। मैं आराम से बैठ के जा रहा हूँ, मैं उतर गया वहां पे, मुझे पार्किंग की टेंशन नहीं है, मैं सीधा क्या है कि एक स्टॉप बना हुआ है, मैं स्टॉप पे उतरा, बाहर आए, अरे भाई क्या बात है भाई, इतनी बढ़िया एयर क्वालिटी। मैं थोड़ा आगे गया, मुझे प्यास लगी, और वहां पे मुझे वाटर क्वालिटी इतनी बढ़िया देखने को मिल रही है, मिनरल वाटर देखने को मिल रहा है जो स्टेट ने प्रोवाइड किया। अब आप कहोगे भाई साहब टैक्स देने का तो मजा आ गया, ठीक है, बट वहीं पर ऐसा हो कि आज समझ लो आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो, वहीं पर आप क्या करो, वहीं पर आप इतना टैक्स भी दे रहे हो। फिर आप बाहर निकलते हो घर से, आपको दिखता है अरे भाई साहब मास्क पहनना पड़ रहा है। फिर आप थोड़ा सा और आगे गए, आपको देखने को मिल रहा है भाई साहब मैं मर्सिडीज में जा रहा हूँ, इतने झटके लग रहे हैं, रोड ढंग से नहीं बनी, ठीक है। फिर आप थोड़ा और आगे गए, आपको प्यास लगी, पर आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा है जहां पर आपको आसानी से पानी मिल जाए, आपको फिर वो 20 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ रही है, ठीक है। और वेन यू विल बी रिच, तो आप ब्लैक वाटर पिएंगे, ठीक है, तो आपको वो बोतल खरीदनी पड़ रही है। फिर उसके बाद क्या है कि ऐसी ही प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ रही है इतना पैसे होने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद, तो व्हाट विल यू डू? आप कहोगे नहीं यार, यहाँ तो नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, यूरोप चलते हैं, एटलीस्ट आई विल गिव टैक्स देयर, बट मुझे पब्लिक फैसिलिटीज जो है इतनी बेटर मिलेंगी कि मैं क्या है कि मैं आराम से जी पाऊंगा, मेरे को इस बात की टेंशन तो नहीं रहेगी कि मेरी हेल्थ खराब होगी। तो यही जो ग्रीनर पेस्च्योर की तरफ हमारा टैलेंट ना जाए, जो हमारा टॉप टैलेंट है वो ग्रीनर पेस्च्योर की तरफ ना जाए। ये ग्रीनर पेस्च्योर का मतलब हरा भरा एरिया नहीं है, इसका मतलब है ऐसा एरिया जो पब्लिकली साउंड हो, जो मुझे ऐसा फील करवाए यस आई एम इम्पोर्टेंट, मेरी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो पब्लिक जो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस है वो काम कर रहे हैं देश के लिए, तो मैं वहां पे रहना चाहूंगा। नहीं तो मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं ऐसी कंट्री में क्यों रहूंगा जहाँ पे मेरे को वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं होंगी। तो अगर हमें इस टॉप टैलेंट को रोकना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन पेस्च्योर बनाना पड़ेगा, लिविंग कंडीशंस बेटर करनी पड़ेगी, इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम को बढ़िया करना पड़ेगा, जो ये वेंचर कैपिटल का इकोसिस्टम है इसे बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है।
तब जाकर जो यहाँ पे टॉप टैलेंट है वो रुकेगा, नहीं तो क्यों रुकेगा यार। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात करी गई है और ये बोला गया ऑथर के द्वारा कि जो राइटर है उसके द्वारा कि पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटिकल विल हो ना तो टेलीग्राम भी एक एक समझ लो कि दिन में बंद हो जाता है, अब खुलेगा कुछ दिन बाद। तो तब तक जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना उसके लिए मैं व्हाट्सएप का एक चैनल है, उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां पर आप जुड़ जाना। चिंता मत करना, आपका नंबर किसी के पास नहीं जा रहा, आपकी प्रोफाइल फोटो किसी को नहीं दिखेगी, कई बार लड़कियों को ये कंसर्न होता है। ठीक है, वो चैनल ही ऐसा होता है कि वहां पर किसी की भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती है। ठीक है, व्हाट्सएप ने जानबूझ के ऐसी चीज बनाई है, ठीक है, जहां पर आपकी जो जैसे हम कहते हैं ना आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहेगी, मुझे तक नहीं पता चलेगा कि कौन है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। अभी लेक्चर कभी लेट हो जाता है, लाइक आज जो है मुझे थोड़ा सा न्यूज़पेपर लेट मिला, तो इस वजह से क्या है कि यूजुअली 8:45 पे सेशन आ जाता है, 9:30 पे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो आप उससे जुड़ जाना, जब टेलीग्राम वापस आ जाएगा तो फिर वापस टेलीग्राम पे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ओके, अब देखो जरा, यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो ये है कि हेल्थ डेटा मस्ट ड्रिवन एक्शन नॉट जस्ट हेडलाइंस। अभी क्या है, आपने बहुत सारे डेटा देखे रिसेंटली, NFHS का एक डेटा आया, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑन हेल्थ सर्वे का एक डेटा आया, उसमें नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स का एक सर्वे आया। इतने सारे सर्वे आ रहे हैं भाई साहब, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं सर्वे के ऊपर। बट सर्वे का काम तो तब है ना जब मैं उस सर्वे से रिलेटेड जो डेटा मुझे मिला है उससे मैं क्या करूं, उससे मैं उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाऊं। और ऐसा नहीं है आज का जो सर्वे उससे 10 साल बाद पॉलिसीज बनाऊं, नहीं, अगर आज डेटा है तो अगले साल पॉलिसीज भी आनी चाहिए। तो राइटर यही कह रहा है कि हम ना एक अनसेटलिंग पैराडॉक्स में फंस गए हैं। हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हमारे पास हेल्थ सर्विस तो बहुत है जिसका हमें लाभ होना चाहिए था, जिसका हमें मतलब कि फेवरेबल हमें पॉलिसीज मिलनी चाहिए थी, बट उसका उल्टा हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है राइटर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, राइटर के हिसाब से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपनी माइनर अचीवमेंट्स को, जो उसमें छोटी छोटी अचीवमेंट्स हुई है ना, उसको बहुत बड़ा करके दिखा रही है। ठीक है, बट जो एक्चुअल में अचीवमेंट्स नहीं है, जो नेगेटिव चीज है रिपोर्ट में देखने को मिल रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, वहीं पे जब कोई ऐसी चीज आती है, लाइक समझ लो कि अभी तीनों ही डेटा थे ना, ये जो तीनों डेटा की हमने बात करी है, इसमें तीनों में ही बोला गया कि ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापे के केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये ना एक्चुअल में पॉलिसीज में आना चाहिए कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे, 10 चीजों के ऊपर काम करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट हो क्या रहा है, गवर्नमेंट तो सिर्फ अपनी माइनर अचीवमेंट्स को बड़ा करके दिखा रही है, प्लस जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती है, वो इसको एक्सप्लॉइट करती है। लाइक ओबेसिटी का एग्जांपल लेते हैं, मोटापे का, बोल रही हैं आप मोटे हैं, तो अब क्या है, जो बहुत सारे ड्रग्स आएंगे। ठीक है, उसमें क्या बोला जाएगा, ये आपका फैट लॉस कर देंगे, प्रमोट किया जाएगा उसे। फिर जिम मेंबरशिप्स आ जाएंगे कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको जिम ज्वाइन करना जरूरी है, ऐसी ऐसी आएंगी, जिम ज्वाइन करो। ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू। इफ यू वांट टू बी फिट, ठीक है, एक होता है मॉडल फिट, एक होता है फिट। ठीक है, मॉडल फिट बनना है तो भाई साहब फिर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन अगर फिट रहना है तो आई विल जस्ट रिकमेंड कि अपनी डेली लाइफ में 1 घंटा किसी भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लो। अब वो स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका वो स्पोर्ट्स दंगल भी हो सकता है, आपका वो स्पोर्ट्स बैडमिंटन भी हो सकता है, कुछ भी कर लो, यू विल रिमेन फिट। ठीक है, बट इसको प्रमोट किया जाएगा जिम को, क्यों, क्योंकि वहां पर आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, समझ रहे हो इस चीज को। फिर उसके बाद जैसे आपको आ जाएगा कि आपके अंदर मोटापा है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, तो उसके लिए मशीन आ जाएगी कि आप इस मशीन को यूज करो, आपको पता चलता रहेगा कि आपका कब बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है। फिर तो मतलब कि ये रिपोर्ट्स एक्चुअल में लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। इन रिपोर्ट्स के द्वारा हो क्या रहा है, प्राइवेट कंपनी इसे एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन मैं इसे नहीं कहता, राइटर कहता है, बट मैं नहीं कहता, क्योंकि ये तो यार बिजनेस मॉडल है। लाइक जहां पर मांग है वहां पर मैं चीजों को बेचूंगा, ये तो हमेशा से होता हुआ है, एंशिएंट टाइम से होता हुआ है, तो आज भी होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट पर को उस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, उस चीज पर काम करना पड़ेगा जिससे ये प्रॉब्लम्स कम हो। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे आओ। अब क्या है ना, ये
रोड ब्लॉक क्या है हमारे एक्शंस में कि हम क्यों नहीं काम कर पा रहे, हम पॉजिटिवली क्यों इस पे काम नहीं कर पा रहे, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। राइटर के हिसाब से दो मेन हमें सिस्टमैटिक फ्लॉज देखने को मिलते हैं, कमियां देखने को मिलती है दो। वो क्या है, सबसे पहले कि जैसे हम ना डेटा को बहुत टाइम बाद रिलीज कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जैसे कोविड टाइम पर बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमें देखने को मिली थी, अब उसे अगर मुझे ठीक करना है, लाइक NFHS6 का जो डेटा है उसको 2023-24 में कलेक्ट कर लिया गया था, बट उसको मिड 2026 में निकाला जा रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे देखने को मिला कि कोविड टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, उस प्रॉब्लम्स को उसके ऊपर एक मेकअप करना है, ठीक है, उसको मेकअप करना है उसके ऊपर, है ना, कि किस तरीके से सुंदर बनाया जाए, तो उसके लिए आप और आगे के साल का भी डेटा इंक्लूड कर दो भाई चुपचाप। इसलिए डेटा जो तब कलेक्ट किया गया वो मतलब कि जो गवर्नमेंट सोच रही थी उन एक्शंस को, या मैं बोलूँ कि उस चीज़ को मीट नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसके बाद इसको रिलीज़ किया गया ताकि और ज़्यादा आगे के डेटा को ऐड कर कर उस पे थोड़ी लीपापोती करी जा सके। ठीक है? ऐसा किया जाता है। ठीक है? हर कोई करता है, प्राइवेट फर्म भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, सबको अपनी इमेज अच्छी दिखानी है, कौन चाहेगा मेरी इमेज बुरी हो? आप चाहेंगे आपकी इमेज बुरी हो? कोई नहीं चाहेगा, है ना? तो एक राइटर को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर डिलेड एकेडमिक स्क्रूटनी, कि आपको ये देखने को मिलेगा कि रॉ डेटा सेट्स जो है ना, देखो आपको रिपोर्ट आ गई, अब इसके जो रॉ डेटाज हैं कि आपने डेटा कहाँ से उठाया, ये बहुत साल बाद आते हैं, 3-3 4-4 साल बाद आते हैं, तो एकेडमिक्स इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही बात करी गई है कि ये देखने को मिला है कि जो रॉ डेटा सेट्स है ना वो काफी टाइम बाद आते हैं, 3 से 5 साल बाद आपको सरफेस होते हुए दिखेंगे कि ये डेटा जो है ये किस पर बेस्ड है, कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से शहर है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें जो है ये काफी लेट आती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि अब क्या है ना कि इसकी वजह से जो अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन है वो हो नहीं पाता, कि मैंने देखा यार कि यार ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अब मैं क्या करूंगा एज अ गुड पॉलिटिशियन, मैं बोलूंगा यार नहीं, चेंज करना पड़ेगा कुछ, तो अगले साल मैं पॉलिसी लेके आऊंगा। बट हो क्या रहा है, वो रॉ डेटा इतने बाद में आ रहे हैं, एकेडमिक्स उसके बाद ऊपर फिर काम करेंगे 1-2 साल तक, तो जो डेटा 6 साल पुराना था अब जाके उसके ऊपर बात होगी, तो ये बहुत डिले क्रिएट करता है। तो अब जो राइटर है उसने 5 स्टेप्स बोले हैं कि इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो भाई, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो 5 स्टेप्स कौन से, सबसे पहले तो ये बोला है कि एक मैंडेटरी एक्शन नोट का मतलब क्या है कि एक भाई टाइम लिमिट को सेट करो। अगर आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया है तो ठीक है, अब आपको सर्वे रिलीज करना पड़ेगा 45 डेज में, जो अभी आपने एनालाइज वगैरह कर लिया सब कुछ, उसके बाद 45 डेज में सर्वे को रिलीज करो, फालतू में 2-3 साल के लिए उसे आगे मत बढ़ाओ। उसके बाद स्टेट लेवल वर्किंग रिव्यूज, अब इस बात को समझो कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि सेरेमोनियल मीटिंग्स कर रहे हैं कि आज मिले, अब 1 साल बाद मिलेंगे और फिर बात करेंगे, नहीं। अगर मुझे लगता है कि ये चीज किसी स्टेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या स्टेट के किसी सेक्टर से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूं, डायरेक्टली बात कर पाऊं उनसे। ऐसा ना हो कि मेरे को 1 साल बाद जाना है, 1 साल बाद चलो ठीक है बैठेंगे तब बात करेंगे, तब तक डेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्किंग सेशंस होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हो, वो आपस में कोलैबोरेट करें, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ, और जो भी चेंज लाने के लिए इंपॉर्टेंट है उन चेंजेस को लाया जाए। फिर इंटीग्रेटेड डेटा इकोसिस्टम के डिफरेंट सेक्टर्स जैसे हैं, ये हेल्थ है, फाइनेंस है, ठीक है, और स्टेट के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ये आपस में एक काम या आपस में आके काम कर पाए, इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, सॉरी, उसके बाद क्या बोला गया, डेटा एक्सेस, कि अगर मान लो कि मैं मतलब कि बहुत सारी चीजों पे रिपोर्ट्स आती है, लाइक एक रिपोर्ट होती है ना उस पर बहुत सारे एरियाज पे वर्क किया जाता है। अब मैं मान लो कि ये एक एरिया है, इस पे वर्क हो चुका है 5 साल पहले, अरे भाई इसे तो रिलीज कर दो। फिर इस पे काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसे रिलीज कर दो। तो आप क्या करो कि अगर आप पूरी रिपोर्ट एक साथ रिलीज कर रहे हो तो क्या पता आपने कोई काम बहुत पहले कर लिया होगा, कोई काम आप बाद में कर रहे हो, तो क्या करो जो काम पहले हो चुका है उसको तो रिलीज कर दो। ये बात यहाँ पे बोली गई। फिर डेटा ड्रिवन बजटिंग, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आज मुझे पता चलता है ओबेसिटी के केसेस बढ़ गए हैं। अब लोग क्या करेंगे, लोग ओबेसिटी के लिए क्या करेंगे, ड्रग्स लेना शुरू करेंगे या ये सारी चीजें करेंगे। या फिर कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसर रिलेटेड मेडिकेशंस होंगी, कैंसर रिलेटेड चीजें होंगी, कैंसर रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा बनाया जाएगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल एलोकेशन है ना हेल्थ केयर सेक्टर में भी, वो भी टारगेटेड वे में करनी चाहिए। लाइक मुझे पता है कि ये वाला जो एरिया है हेल्थ केयर के भी अंदर, ये ज्यादा स्ट्रेस्ड है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसी एरिया में ज्यादा बजट एलोकेट करना चाहिए कि पहले भाई इसको सब्सिडाइज करो,
इस एरिया इन मेडिसिन को प्रोक्योर करो ताकि जो सोसाइटी है, हमारे देश के सिटीजन्स हैं, उनको ज़्यादा पे ना करना पड़े। इसके बारे में बोला गया। अब अल्टीमेटली राइटर ये लाइन बड़ी अच्छी है यार, कि डेटा ना बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है अगर आप उसके ऊपर एक्शंस ना ले पाओ तो। ठीक है, ये बोला गया कि इंडिया को और स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। ये बात यहाँ पे करी गई है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बड़ा छोटा सा है, मैं बस बताता हूँ आपको। पानी पीते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने इंसेंटिव प्रोवाइड किया कि आप जितने ज्यादा बच्चे करोगे आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब ये देखो, आंध्र प्रदेश तो एक केस स्टडी है, इससे बहुत ऊपर की अंडरस्टैंडिंग हम इस आर्टिकल से समझेंगे, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। अभी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने बोला कि हम कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 30,000 अगर आप थर्ड चाइल्ड करते हो, 40,000 अगर आप फोर्थ चाइल्ड करते हो। ठीक है, मान लो एक परिवार है, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ कि ना, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, वहां से बात करते हैं। ये पेरेंट्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लो ये सिटी में रह रहे हैं, ये सिटी में रह रहे हैं। अब ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इन्होंने एक बच्चा किया, ठीक है, एक बेबी इनका बॉर्न हुआ। अब क्या हो रहा है, जब इनका एक बेबी बॉर्न हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल जाएगा। बेबी बॉर्न होना है तो ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तो वहां पे गए, वहां पे हर एक हस्बैंड चाहेगा कि मेरी जो वाइफ है वो ऐसे हॉस्पिटल में जाए जो कि थोड़ा साउंड हो, जो कि बेटर हो, जो कि अच्छा हो, जहाँ पे रूम्स अच्छे हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना। अब वो यहाँ पे लेके गया, मान लो मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मैं नोएडा की बात करता हूँ, नोएडा में वो आए, ठीक है। उन्होंने इस सिटी में इस बच्चे को बॉर्न करने के लिए ऑलमोस्ट, अगर आपको जाना है तो आपके मान लो 60,000 रुपये तो लगेंगे, 60,000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो तो यही 120 तक भी पहुंच जाएगा, 1,20,000 तक भी, 20,000, ठीक है, 1,20,000 तक भी पहुंच जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे इनका एक खर्चा होगा। फिर अब आपको पता है कि अगर प्री प्रेगनेंसी में जितनी केयर करनी पड़ती है उतनी ही पोस्ट प्रेगनेंसी में भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर भी क्या है, पैसे लगेंगे। फिर अब इस बच्चे को पढ़ाना है, उसमें भी पैसे लगेंगे। अब इस बच्चे को आगे स्कूल्स में डालने के बाद कॉलेज में डालना है, फिर भी पैसे लगेंगे। यूपीएससी करवाना है तो उसकी कोचिंग में भी पैसे लगेंगे। बाहर भेजना है बाहर की कंट्री में तो भी पैसे लगेंगे। तो आपको समझ में आया कि एक जो चाइल्ड है उसके साथ बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी आता है। अब ये तो एक बच्चा है, ऐसे ही दूसरे भी होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि इनकम इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो और जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है भी, वो डिजायरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस उनके लिए नहीं वहां पे रख रही है सामने, है ना। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, जैसे पहले के ज़माने में आप देखते थे बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, एटलीस्ट 3 to 4 5 6 7 पहले बहुत हुआ करते थे। अब जिस तरीके से जो इनकम इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लोग एग्रीकल्चर से उठ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गए हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जिया नहीं जा रहा, पहले खाने के लिए और पहनने के लिए जिया जा रहा था, अब जिया जा रहा है लग्जरी के लिए, है ना। अब सिटी में लोग आ रहे हैं, तो सिटी में लोग क्यों आ रहे हैं, ताकि ज़्यादा कमाएँ, बड़े फ्लैट्स में रहें, ठीक है? उसके बाद बड़ी गाड़ी हो, ज़्यादा पॉल्यूशन में रहें, ठीक है? मतलब कि ये तो मज़ाक की बात है, बट अपने लिए बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करने के लिए वो आ रहे हैं। बट इसके साथ एक कॉस्ट भी आ रही है, विच इज़ लिविंग कॉस्ट, जो कि पहले नहीं इतनी देखने को मिलती थी। तो अब पहले जो बच्चे हुआ करते थे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, अब वो घट के हो गए हैं 1 या 2। अब क्या है कि इसकी वजह से जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो कम होता जा रहा है। ज्यादातर कमी हमें साउथ इंडियन स्टेट्स में देखने को मिल रही है।
अब क्योंकि जब भी किसी भी देश में जो पॉपुलेशन है वो कम होती है, फर्टिलिटी रेट कम होता है, तो प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, वो भी कम होती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होने का मतलब क्या है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे आपको जापान में देखने को मिलता है, जैसे आपको यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल रहा है ना। तो इसके साथ प्रॉब्लम आती है कि इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है वो भी स्लो होती है, ठीक है। अब यही हो रहा है इंडिया के साथ। अभी फर्टिलिटी रेट 1.92 बताया जा रहा है, किसी रिपोर्ट में 1.9 है, किसी में 2 है, और जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो है 2.1, कि इससे कम तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर किसी देश को एक स्टेडी ग्रोथ रेट चाहिए, हमारा कम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में यही 1.8 पहुंच गया है, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल 2 है पूरे इंडिया का अगर आप देखेंगे, बट किसी किसी में तो 1.8 है, 1.7, 1.6, और किसी किसी में ज्यादा भी है 2.3, जैसे बिहार में ज्यादा है काफी, है ना। तो अब ये क्या है कि इसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स ये चाह रही हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम ना हो जाए हमारी स्टेट की, तो हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको हम ये पैसा दे रहे हैं, आप थर्ड बच्चा करो, फोर्थ बच्चा करो। अब इसके पीछे ना यार एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बताया भाई, 60,000 रुपए लग जा रहे हैं सिटी में, अर्बन एरिया में। सी सेक्शन हुआ तो और ज्यादा लग जाएंगे। आंध्र प्रदेश में ही आप 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मतलब कि जब बेबी हो रहा है, बेबी बॉर्न हो रहा है। तो आप ये जो वन टाइम इंसेंटिव 30,000 40,000 प्रोवाइड कर रहे हो, क्या ये कोई गुड प्रोवाइड कर रहा है क्या? इट इज गुड फॉर एनीथिंग? बिल्कुल भी नहीं। आप तो बस अपने लिए एक डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा थोड़ी है। अगर बच्चा होता है, थर्ड चाइल्ड होता है, आपने 30,000 रुपए प्रोवाइड कर दिए, भाई वो तो एक दिन में खत्म हो गए। आगे क्या? कौन देखेगा ये सारी कॉस्ट? तो आप अगर सोसाइटी से, अगर आप सिटीजन से चाहते हैं कि आप एक थर्ड बच्चा करिए, फोर्थ बच्चा करिए, तो आपको वैसी कंडीशंस भी तो पैदा करनी पड़ेगी स्टेट के अंदर। आपको पब्लिक स्कूल्स भी तो बनाने पड़ेंगे जो आप बंद करते जा रहे हैं। आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़िया करना पड़ेगा, आपको अफोर्डेबल भी तो करना पड़ेगा, तब जाकर तो वो ये सोचेंगे कि लंबे टाइम तक हम अपने बच्चे को यहाँ जीवित रख सकते हैं। भाई एक एक लाइफ को आप लेके, मतलब कि एक बच्चे को आप लाइफ में लेके आ रहे हैं, तो आप ये थोड़ी है कि उसको मतलब कि हर चीज के लिए तड़पा के रखेंगे, गुड एयर क्वालिटी के लिए भी तड़पा के रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो यही बोला गया है कि ऐसी जो स्कीम्स है, दे आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है, यही यहाँ पर बोला गया है पूरे के पूरे आर्टिकल में। बस मुझे ये सारी चीजें समझानी थी। अब आप कभी इस चीज को मतलब कि भूलोगे नहीं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, कि क्यों कोई भी गवर्नमेंट ऐसे इंसेंटिव ला रही है, ठीक है, और एक्चुअल में ये क्यों अच्छा नहीं है। उसके बाद ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, आपका ये पीसीएस का हो, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका डिफेंस का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी, ठीक है, वो चीज क्या है उसके ऊपर अभी बात करेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ये कोशिश करी जाती है कि जो सेंट्रल बैंक है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है 5 साल के लिए, क्या पता उससे पहले भी चली जाए, कई बार 15-15 साल भी रह लेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो एटर्नल है, सालों साल, लाइव मतलब कि हजारों साल चलती रहेगी जब तक हमारा देश है, ठीक है। अब क्या है कि लेकिन अभी रिसेंटली ये देखने को मिला है कि ना, जो ये सेंट्रल बैंक्स है, ये एक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए फिस्कल डेफिसिट को कम करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली, विच इज अ गुड थिंग। बट ये बोला गया है कि ये ना क्या कर रही है कि सेंट्रल बैंक को और इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपस में पास में ला रहे हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लिए ये सही नहीं है, ऐसा राइटर बोलते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है कि आपको सिटीजन्स पे स्पेंड करना है, सोसाइटी में स्पेंड करना है, टैक्स लगाने, ताकि तभी स्पेंड कर पाओगे, और पैसा अपनी जेब से थोड़ी लाओगे। और बोरोइंग्स करनी है, अगर कोई भी हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है कि मुझे ये प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लाना है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास वो पैसा हो तभी, तो आप क्या करो, आप बोरो कर लो, बाद में आप लौटा दो, ये सब कर सकते हैं। बट ये बोरोइंग की पावर किसके पास नहीं है? स्टेट के पास नहीं है। स्टेट किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो नहीं कर सकता। अगर उसे बोरो करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगा, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बोरो करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करेगा। वो बोरोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे भेजेगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? जो भी हमारे इन्फ्लेशन है, आपको पता है इन्फ्लेशन को कितना रखा गया कि 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 4% के अराउंड रहनी चाहिए।
प्लस एक बैरियर भी बनाया गया +-2 का, मतलब कि 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। इसे रखने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है, मतलब आरबीआई का है। ठीक है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आती है ताकि इन्फ्लेशन को कर्व किया जा सके, इन्फ्लेशन को उतना रखा जा सके जितना ठीक है, लाजमी है। और ऐसे ही दूसरा काम क्या है? करेंसी की स्टेबिलिटी बनाए रखना। लाइक अभी आपने देखा कि हमारी रुपी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही थी, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब क्या है? डॉलर की मांग इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रही थी, ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर्स को निकाल के मार्केट में डालना शुरू किया। क्यों? उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि अब इसकी डॉलर की मांग कम हुई, तो अब डॉलर के पैसे कम हुए तो रुपीस की वैल्यू भी बढ़ने लगी। तो इस तरीके के करेंसी को स्टेबल रखने के काम, इन्फ्लेशन को मतलब कि एक लेवल के अंदर रखने के काम, ये सारे काम सेंट्रल बैंक के हैं। बट अभी क्या देखा गया रिसेंटली, जो आरबीआई है उसने रिसेंटली 2.87 लाख करोड़ रुपीस 2.87 लाख करोड़ रुपीस यूनियन गवर्नमेंट को एज अ सरप्लस प्रोवाइड करे। अब आप बोलोगे अरे आरबीआई के पास इतना सारा पैसा एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया जो वो यूनियन गवर्नमेंट को दे रही है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, लाजमी है, किसी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के दिमाग में आएगा। तो ये समझो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कैसे पैसा कमाती है। आरबीआई पैसा कमाती है सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन से। आरबीआई क्या करेगी आपको पता है? बाय और सेल करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। जैसे क्या किया? गवर्नमेंट बॉन्ड को कम पैसे में बेचा, ज्यादा पैसे में खरीद लिया। सॉरी, ज्यादा पैसे में कम पैसों में खरीदा, ज्यादा पैसों में बेच दिया। इससे जो बीच का पैसा था वो आपके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। फिर क्या करती है? और डिप्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब मुझे समझ में आया, एक बात समझो इस बात को। मैंने जब डॉलर लिया, डॉलर आरबीआई ने जब अपने रिजर्व में रखा, ठीक है, समझ लो उसकी कॉस्ट 90 रुपीज थी। आज मुझे जरूरत थी, उसको निकालना था मुझे, क्योंकि मुझे अपनी करेंसी को स्टेबल करना था, तो मैंने उसको कितने में निकाला? 95 रुपीज में। तो ये 5 रुपए का फायदा तो मुझे हुआ ना। अब ये बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, 5-5 हजार रुपए का रोड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा कमाती है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का को बाय करके सेल करके। ठीक है, फिर सेन्योरेज होता है एक तरीका। सेन्योरेज का मतलब क्या है? कि मैं आज करेंसी बना रहा हूँ, मैं आरबीआई हूँ, मैं करेंसी बना रहा हूँ। मैंने करेंसी बनाने में 2 रुपए लगाए, बट मैंने उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए लगती, मतलब कि एक 10 रुपए के नोट को बनाने के लिए मेरे मान लो 2 रुपए लगे, पर उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो ये बीच के 8 रुपए किसके हैं? आरबीआई के। तो ये तरीके हैं जिससे आरबीआई जो है वो पैसा कमाते हैं। तो यही पैसा कमाया गया 2.87 लाख करोड़ रुपीज, जो कि गवर्नमेंट जो आरबीआई है उसको, वो मैंडेटरी है लीगली, इट इज मैंडेटरी फॉर आरबीआई कि उसको ऐसा एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो यूनियन के पास फिस्कल डेफिसिट था ना, जो कमी थी पैसे की, वो पूरी हो रही है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ क्यों मैंने ये आर्टिकल ऐड किया, सबसे पहले इसके लिए किया कि आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से आरबीआई पैसा कमाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि सरप्लस जो है वो मैंडेटरी है, लीगली मैंडेटरी है कि आरबीआई को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही है। दूसरा पॉइंट, ये आपके प्रीलिम्स के लिए और वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गए। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और समझो, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? कि ये जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ये जो सरप्लस अमाउंट है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। अब जो भी आपको पता है क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स रेवेन्यू आता है वो उसको स्टेट के साथ शेयर करना पड़ता है। इसको डिविजिबल पूल के नाम से जाना जाता है ना? शेयर करना पड़ता है पैसा। बट क्योंकि ये पैसा इतना बड़ा चंक ऑफ मनी नॉन टैक्स रेवेन्यू में गिना जाता है, तो ये सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये जो सरप्लस अमाउंट है ये टैक्स रेवेन्यू होता है एंड ये डिविजिबल पूल के अंडर आता है, लेकिन नहीं। आपको याद रखना ये स्टेटमेंट गलत है। जो सरप्लस पैसा ये आ रहा है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है और ये स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। आप समझो 2.87 लाख करोड़ रुपीस बहुत सारी स्टेट के जो बजट है ना उससे भी ज्यादा है। तो अगर ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाए तो किस तरीके से ये स्टेट्स को हेल्प कर सकता है, जो एक्चुअल में बोरो करने की भी पावर नहीं है जिनके पास बाहर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये बोला गया राइटर के द्वारा कि इस चीज को भी टैक्स रेवेन्यू में ऐड करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बात चलती है, ठीक है, हमेशा इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज चलती रहती है कि सेंटर अपने पास सारा पैसा रख रहा है, स्टेट को नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है,
तो अब क्या है ना, अल्टीमेटली ये क्या है कि जो राइटर कह रहा है वो ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है जैसे आरबीआई है, उसकी इंडिपेंडेंस मैटर करती है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल डिस्टेंस मैटर करता है, और वो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा करीबी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि साथ ही साथ वो ये भी बोल रहा था कि जो राइटर है वो ये भी बोलता है कि ये जो है ना, इसको डिविजिबल पूल में ऐड करना चाहिए, ताकि जो फिस्कल डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट्स को देखने को मिल रहा है, वो एटलीस्ट उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने तो हिंदू का जितना भी एनालिसिस था, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सब कवर कर ली है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? अब हम बढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ, जो पीआईबी के थे। ये सारे आर्टिकल्स पीआईबी के हैं, ठीक है, जो अब हम करने वाले हैं। अब देखो, मैंने ये वाला पीआईबी का आर्टिकल क्यों मतलब देखा, मतलब ये ऐड किया, इसके पीछे का रीजन एक था, आपको पता है यार, जिस तरीके से एब्सर्डिटी बढ़ रही है एग्जाम्स की, जिस तरीके से आप देखोगे कि कुछ भी पूछा जा रहा है, ठीक है, जिस तरीके से फैक्ट्स को भी बहुत ज्यादा, अब सिविल सर्विस में देखो, पीसीएस में तो फैक्ट्स आते हैं, डिफेंस में भी फैक्ट्स आते हैं, पर सिविल सर्विसेज में इतने ज्यादा बड़े लेवल पे फैक्ट्स नहीं देखने को मिल रहे थे रिसेंटली, बट अब ऐड करने लगे हैं। तो इस वजह से मैंने इसे ऐड किया है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, 1 और 2, वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वर्ल्ड का ओल्डेस्ट क्या है? एटॉमिक पावर स्टेशन है। एटॉमिक पावर स्टेशन है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट, वर्ल्ड लेवल पे, नॉट इंडिया, वर्ल्ड। कब इन्हें कमीशन किया गया था? 1969 में। ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये चार चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बस मैंने ये इसलिए ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऐड किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में था, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब देखो जरा, रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम्स कह रहा हूँ, किंगडम के बीच में एक सेटा, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ रिसेंटली, जो कि 15 जुलाई 2026 के लागू कर दिया जाएगा, इनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो कि इसकी वजह से जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसकी वजह से अब हमें ना 99% चीजों पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो पहले भी बताया था। होता क्या है, लाइक मैं इंडिया हूँ, ठीक है, एक रील आई थी ना बहुत पहले, एक बच्चा बोल रहा था मेरे पापा इंडिया है, ठीक है। अब देखो जरा, तो मान लो कि मैं खुद मतलब कि समझ लो कि मैं सब कुछ यहाँ पे, मतलब कि मैं खुद ही इंडिया हूँ, मान लो, ठीक है। अब क्या है, मैं मेरे कंट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो शुगर प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, या कोई और लेते हैं, राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वर्ल्ड के नंबर 1 पे हम। अब क्या है, बाहर की कोई कंट्री मेरे साथ ट्रेड करना चाहती है। अब देखो, मेरी कंट्री में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं। अब मैं जब भी कोई भी ट्रीटी करूंगा, मैं कोई भी एग्रीमेंट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सेक्टर्स को अनटच्ड रखूं। तो इसीलिए होता क्या है कि जैसे यूके ने भी क्या किया, 99% जो मतलब कि सेक्टर, 99% जो टैक्स ड्यूटीज थी, उन्हें जीरो कर दिया। कुछ उन्होंने छोड़ दी, 1% क्यों छोड़ी? जो वहां पर ज्यादा उगता है, जिस पे वहां पे ज्यादा फार्मर्स डिपेंडेंट है, या जो भी सर्विसेज है वहां पे ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट ये देखा गया कि इंडिया एक्चुअल में जो वहां पर एक्सपोर्ट करता है ना, ये 99% ऑफ द टैक्स ड्यूटीज जो हमारे लिए जीरो करी गई है, वो एक्चुअल में हमारे लिए 100%, ऑलमोस्ट 100% एक्सपोर्ट्स जो है हमारे, उसमें कवर हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि जिस चीज के लिए पैसे पहले मुझे टैक्स भरना पड़ रहा था एक्सपोर्ट्स के लिए, अब मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो अब मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूके की मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसीलिए ऐसी ट्रीटी करी जाती है। अब इधर क्या बोला गया है, इस चीज को समझना। हाँ, ये बोला गया है कि सर्विस सेक्टर के लिए यूके ने 137 सब सेक्टर्स को ओपन कर दिया है हमारे लिए, ठीक है। प्लस कुछ यूनिक कोटाज बनाए गए हैं, जैसे 1800 इंडियन शेफ्स को वहां पर जॉब दी जाएगी, योगा इंस्ट्रक्टर्स को दी जाएगी, म्यूजिशियंस की कुछ एंट्री करी जाएगी हर साल, ठीक है। साथ ही साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था वो ये है
कि ये देखा जाएगा जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स है ना, क्या होता था पहले कि डबल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। इधर लिखा नहीं है क्या, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। लिखा गया है, हाँ ये रहा। पहले क्या है, डबल सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस देने पड़ते थे। डबल सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो इंडियन यूके में जाके काम कर रहा है, उसे इंडिया में भी सोशल सिक्योरिटी के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और यूके में भी देने पड़ रहे हैं। तो अब ये बर्डन क्रिएट करता था उस इंसान के लिए। तो अब जब ये एग्रीमेंट हुआ है तो इससे क्या होगा, अब वो जो इंडियन है वो काम कहीं पर भी, जैसे यूके में भी जाके काम कर रहा है, तो वो सोशल सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया को पे करेगा, यूके को नहीं करेगा। तो अब उसके ऊपर बर्डन कम हो गया। तो ये चीज जो है मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी, जो मैंने यहाँ पे ऐड करी। ठीक है, ये बोला गया है। अब क्या है कि इससे क्या होगा, अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ से उधर जाएंगे। ठीक है, वो कम वर्क कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा हमारा टेक्सटाइल में, लेदर सेक्टर में, मरीन प्रोडक्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, प्रोसेस्ड फूड्स में। ये लोकल लाइवलीहुड जो है हमारे देश का, उसको क्या करेगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि अब जब आपको पता है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो ऑब्वियसली लाइवलीहुड सपोर्ट होगा। तो ओवरऑल जो है ना, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसी चीजें जो है ना, ऐसी चीजें जो ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर चीज याद करने जाओगे तो ऐसे यार, हर देश के साथ एग्रीमेंट होते हैं, क्या क्या याद करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पशंस को पढ़ना जरूरी होता है। अब क्या है कि ये बोला गया है, डिफेंस की जो प्रोडक्शन है ना हमारे इंडिजीनियसली, जो डिफेंस की प्रोडक्शन है हमारे देश के अंदर, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो इस बार उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 1.78 लाख करोड़ की इस बार हमने डिफेंस प्रोडक्शन करी है, जिसमें से मैक्सिमम जो आपको देखने को मिली है वो कहाँ देखने को मिली है, यहाँ पे लिखा भी है, हाँ 76 जो परसेंट है वो हमारी पब्लिक प्रोडक्शन है। मतलब जो हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयूज है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज हैं, उन्होंने 76% प्रोडक्शन किया है, और जो प्राइवेट कंपनीज है वो कंट्रीब्यूट कर रही है 24%। ठीक है, हमें यहाँ पे 22% का सर्ज देखने को मिला है, मतलब इंक्रीज देखने को मिला है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। ये याद रखना कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है ना, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर अभी कम कर रही है, और बहुत बड़ा गैप है 76% और 24% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड डे आपको पता है। ठीक है, किससे रिलेटेड था ये वर्ल्ड डे, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट किया गया था इसे, 17 जून को, मतलब कल किया गया था, है ना। मैंने आपको बोला उसी की एक दिन पहले की मैं सारी न्यूज कवर करता हूँ। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को कब सेलिब्रेट किया जाता है, 17 जून को। इसीलिए मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि इसके अंदर 818 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसके अंडर, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि 17 जून 2026 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सिर्फ क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी क्या हुआ, फिट इंडिया साइक्लोथॉन जो है उसको लॉन्च किया गया, जिसकी थीम थी साइकिलिंग बाय द सी, और कहाँ पे हुई है, मुंबई में हुई। इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। बस एक लाइन जो मुझे अच्छी लगी, वो यहाँ पे बहुत मतलब कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसे आप अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं जहां पर भी आपको मौका मिले, कि अ फिट सिटीजन कंट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी सोसाइटी, एंड अ हेल्दी सोसाइटी इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्परस नेशन। कि अगर एक सिटीजन फिट है ना, मैं इसलिए क्यों आपको इतना अर्ज करता हूँ कि भाई, और इतना मतलब कि मोटिवेट करता हूँ कि भाई कोई स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में ऐड करो, क्योंकि ना एक फिट सिटीजन जो है, अगर उसके वो फिजिकली फिट है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली भी फिट होता है, मतलब दोनों फिटनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिकली फिटनेस, मेंटली फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऐसा फिट सिटीजन है, जो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, वो एक हेल्दी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। और अगर ये हेल्दी सोसाइटी इन फिट सिटीजन से मिलके बनी हुई है, तो वो हमेशा प्रॉस्पेरस नेशन बनाती है। ठीक है, मतलब एक बहुत ही उभरता हुआ नेशन बनाती है, बहुत ही ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि बेटर नेशन बनाती है। ठीक है, ये आप इसे ऐड करना जहां पर भी आपको लगे इंपॉर्टेंट। क्योंकि यार हो सकता है ना, देखो ओबेसिटी के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोई अगर आंसर राइटिंग में कोई क्वेश्चन आपका आ जाए इससे रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, तो आप वहां पे ऐसी लाइंस को ऐड कर सकते हो, है ना। अब देखो ये क्या है,
यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन को रिसेंटली लॉन्च किया है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन को लॉन्च किया है पोर्टल के थ्रू, तो उसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो बस इतना इंपॉर्टेंट था। एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने एक चीज बोली इसमें कि हमारा जो मिशन है ना वो क्या है, हमारा मिशन है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी 5 MMT की बना लेनी है। ठीक है, साथ ही साथ बोला है कि हमें क्या करना है, हमें डेडिकेटेड रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी कितनी बना लेनी है, 125 गीगा वॉट्स की। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें अपनी जो जिसे हम कहते हैं जो इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट आ रही है इसे 8 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ाना है। हमें 6 लाख करोड़ जॉब्स, करोड़ कह रहा हूँ, 6 लाख जॉब्स जो हैं वो क्या करनी है इस ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में बनानी है। ठीक है, क्रिएट करनी है। और हमें क्या करना है, जो एनुअल कार्बन एमिशन है अपना वो 50 मिलियन टन्स जो है उससे कम कर लेना है। ठीक है, इसकी बात करी जा रही है, मेजरली ये 2030 के टारगेट से। ठीक है, तो इसीलिए बस मैंने इस आर्टिकल को ऐड किया और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। थोड़ा आगे आ जाते हैं। रोज आपको यहाँ पे लेक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इस मतलब कि लेक्चर किससे रिलेटेड है, जो मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आंसर है, किस तरीके से आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 119 रुपीज पर मंथ में बहुत ही मिनिमल अमाउंट है यार, इससे कम मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लो जिसका आपको आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन सा है, ये है। ये किससे रिलेटेड है, जो हमारा अभी हमने देखा ना, जैसे सेंट्रल बैंक के जो पे आउट्स हैं, सरप्लस जो क्रिएट हो रहा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है मुझे। फिर उसके बाद क्या है, ये जो अभी हमने इंडिया एंड यूके के बीच में जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट देखा है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो मेंस का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यहाँ पर मैं दूंगा। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, जो अभी हमें डेटा कलेक्शन, आपने देखा हेल्थ सर्वे से डेटा कलेक्शन हो रहा है और उसको कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके थ्रू कितनी पॉलिसीज बन रही हैं। ठीक है, तो उसके अराउंड ये, उस आर्टिकल के अराउंड ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो आई बिलीव कि आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।